हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी आपकी जबरदस्त चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिलोम परासरण क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, और इसके बाद बार्नट हॉफ गुणांक क्या होता है। बच्चों, ये दो टॉपिक आपके शेष बचे हुए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फाइनल हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद यदि आप हमसे न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हम न्यूमेरिकल आपके लिए कराएं। ठीक है बच्चों। और हम फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे इस लेक्चर के बाद में। अगर आप हमसे न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके भेजेंगे हमें कि हाँ, हम न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं, तो हम आपकी उन पर प्रैक्टिस कराएंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी शुरुआत कर देंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों कि ये प्रतिलोम परासरण क्या होता है। प्रतिलोम परासरण को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस, अर्थात आरओ। आरओ का नाम तो आपने सुना ही होगा। आरओ जो होता है, तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है कि जब हम किसी भी शुद्ध विलायक को और एक विलयन ले लें, विलयन को अर्ध पारगम में झिल्ली लगा करके दोनों को रख देते हैं, तब क्या होता है बच्चों कि जो परासरण की क्रिया होती है वो शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है। मतलब परासरण में क्या होगा कि शुद्ध जल तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है परासरण, तो शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होती है। अब यदि हम उस विलयन पर इतना अतिरिक्त दाब आरोपित कर दें कि वो जो क्रिया परासरण की रुक जाए, परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करेंगे तभी, और परासरण की क्रिया रुके और विपरीत दिशा में होने लगेगी, अर्थात विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण हैं वो शुद्ध जल की ओर, शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगेंगे, तब इस घटना को क्या कहेंगे हम बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग कब किया जाता है? जो समुद्री जल होते हैं, समुद्री जल में बहुत सारे लवड़ी अशुद्धियां होती हैं मिली हुई, है ना, तो उसके शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। और कठोर जल के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्रतिलोम परासरण का। तो आइए जानते हैं कि प्रतिलोम परासरण होता क्या है। पहले हेडिंग लगाएंगे बच्चों, प्रतिलोम परासरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको व्युत्क्रम परासरण भी बोल सकते हैं बच्चों। हम क्या बोल सकते हैं? व्युत्क्रम परासरण। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस अर्थात आर ओ। क्या बोलेंगे बच्चों? आर ओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए, हमारे पास ये है कोई पात्र, और यहाँ पे बच्चों हमने लगा दी बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा दी बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली। और इधर हमने भर लिया है इसमें बच्चों शुद्ध जल। शुद्ध जल। और इधर भर लिया है हमने लवणीय जल। मतलब अशुद्ध जल होगा, लवणीय समुद्र वाला जल होगा। ठीक है बच्चों। तो और ये भरा हुआ है बच्चों इसमें शुद्ध जल।
क्या भरा हुआ है? शुद्ध जल। और इसमें भर लिया हमने अशुद्ध जल। और यहाँ पे लगा दी बच्चों एक पिस्टन। क्या लगा दी? एक पिस्टन। ठीक है ना, एक लगा दी पिस्टन। तो पहले क्या होगा बच्चों, शुरुआत में शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर, लवणीय जल की ओर विलायक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्रिया करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। फिर हम इस पिस्टन के द्वारा इस पर इतना अतिरिक्त दाब आरोपित कर देंगे कि परासरण की क्रिया रुक जाएगी और विपरीत दिशा में होने लगेगी। यानी जो अशुद्ध जल में विलायक के पार्टिकल्स हैं वो शुद्ध जल की ओर गति करने लगेंगे, जिससे ये अशुद्ध जल शुद्ध जल में बदलने लगेगा। और यहाँ होके बच्चों इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रतिलोम परासरण कहेंगे बच्चों। यानी यहाँ पर जो हम दाब आरोपित करेंगे बच्चों, दाब आरोपित करेंगे इस पर पिस्टन के द्वारा, वो अधिक होगा। किससे अधिक होगा बच्चों? परासरण दाब से। किससे अधिक होगा? परासरण दाब से अधिक होगा बच्चों। ठीक है ना। तो आइए इसको लिखते हैं कि जब शुद्ध जल को यानी शुद्ध विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखा जाता है, तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से विलयन की ओर होती है, परंतु जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, तो विलयन से विलायक के कण शुद्ध जल की ओर गति करने लगते हैं, जिससे अशुद्ध जल शुद्ध जल में परिवर्तित होने लगता है। देखिए, जब शुद्ध जल को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखा जाता है, तो
परासरण की क्रिया क्या होती है बच्चों, शुरुआत में शुद्ध जल से विलयन की ओर होने लगती है, परंतु जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो परासरण की क्रिया कैसे होगी बच्चों, विलयन से किधर, शुद्ध जल की ओर। तो विलयन से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो विलयन से विलायक के कण शुद्ध जल की ओर गति करने लगते हैं, यानी विलयन से जब विलायक के कण शुद्ध जल की ओर गति करेंगे तो परासरण हो गया, करने लगते हैं, जिससे अशुद्ध जल शुद्ध जल में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, RO कहते हैं, RO कहते हैं, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस अर्थात प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल व कठोर जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये है आपका प्रतिलोम परासरण RO। तो आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि बार्नठॉप गुणांक क्या होता है बच्चों। हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बच्चों। अब सामान्य अणुभार क्या होता है, अब सामान्य अणुभार। तो बच्चों अब पढ़ने वाले हैं हम अब सामान्य अणुभार या अब सामान्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अब सामान्य अणुभार क्या होता है। अब सामान्य अणुभार, अब सामान्य अणुभार किसको बोलते हैं हम, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। होता क्या है बच्चों अब सामान्य अणुभार, देखिए जब हम किसी भी विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं तब उसकी अणुएं या तो संगुणित हो जाएं या फिर क्या हो जाएं, वियोजित हो जाएं, संगुणित हो जाएं या फिर वियोजित हो जाएं, तो उसका जो अणुभार है वो उसके वास्तविक अणुभार से भिन्न आता है, अलग आता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, क्या अपसामान्य अणुभार कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसामान्य अणुभार। ठीक है, इसकी कितनी कंडीशंस में हमें देखने मिल सकता है, जैसे कि हम विलय को अगर किसी भी विलायक में घोलते हैं तो हो सकता है कि उसकी मॉलिक्यूल्स जितनी हमने डाली उतनी ही रहे। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसकी मॉलिक्यूल्स हमने 4 डाली और 4 की 8 हो जाए, टूट जाए वो। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर हमने 4 मॉलिक्यूल्स डाली है तो वो जुड़ जाए और कितनी हो जाए, 2-2 हो जाए, है ना, डाइमर फॉर्म बन जाए, उसकी क्या बन जाए, डाइमर फॉर्म बन जाए। तो बच्चों ये कंडीशंस होती है, पहले इस कंडीशंस को हम क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास कोई पात्र है बच्चों, क्या है, पात्र है, और इसमें हमने ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हमने इस विलायक में घोल दिया। तो घुलने के बाद ये 4 की चारों रही, क्या रही, 4 की चारों, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको हम बोलेंगे ना तो इसकी मॉलिक्यूल्स संगुणित हुई हैं और ना ही वियोजित हुई हैं। एक दूसरा पात्र लिया हमने और उसमें ये 4 मॉलिक्यूल्स
अगर हमने डाली तो ये बच्चों हो गई 4 की 8, क्या हो गई 4 की 8, है ना। अर्थात ये एक एक अणु दो दो अणुओं में टूट गई। इसको हम बोलते हैं बच्चों वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन, डिसोसिएशन। यानी कि जैसे कि NaCl है बच्चों, NaCl, तो NaCl किस में टूट जाएगा? Na प्लस और प्लस Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एक मॉलिक्यूल्स थी, अब कितनी बन गई? 2 मॉलिक्यूल्स बन गई, छोटी छोटी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम वियोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? वियोजन। क्या? वियोजन, डिसोसिएशन। ऐसे ही अब हमारे पास ये तीसरा पात्र है और इसमें हमने यही 4 मॉलिक्यूल्स डाली, है ना। तो फिर ये आपस में जुड़ गई, दो दो अणु, अर्थात डाइमर बना लिया इन्होंने, द्वितीयक बना लिया, डाइमर। तब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं बच्चों संगुणन। क्या हुआ है? एसोसिएशन, संगुणन हुआ है बच्चों अणुओं का। ये क्या हुआ है? संगुणन, संगुणन। ये संगुणन, जैसे कि देखो बेंजीन ले लो, क्या ले लो? बेंजीन। और बेंजीन में हम एसिटिक एसिड को घोल दें तो एसिटिक एसिड के डाइमर बन जाते हैं। एसिटिक एसिड के क्या बन जाते हैं बच्चों? डाइमर। तब एसिटिक एसिड का जो रियल अणुभार होता है वो कितना होता है? 60। और जब हम बेंजीन में घोल देंगे उसका द्वितीयक बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा, तो फिर उसका अणुभार दुगना हो जाएगा, यानी 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा बच्चों। अब जब इनकी अणुएं संगुणित हो जाती हैं या वियोजित हो जाती हैं तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी परिवर्तन हमें देखने मिलता है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई थी आपको, कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? नंबर 1 हमने पढ़ाया था आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा पढ़ाया था हमने आपको क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा पढ़ाया था हमने आपको हिमांक में अवनमन। और चौथा पढ़ाया था हमने आपको परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ये सभी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो जब इनमें परिवर्तन होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें परिवर्तन देखने मिलता है। देखो समझते हैं, जैसे हमने एक परासरण दाब है, पाई बराबर क्या था बच्चों? RCT, यानी CRT, है ना। अब C क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलरता एक प्रकार की। तो पाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन और RT, RT। अब यहां से R तो बच्चों कांस्टेंट है और इस T को क्या मान लें? हम स्थिर मान लें, ताप को स्थिर मान लें। तो फिर ये क्या होगा? पाई इज प्रोपोर्शनल टू NV बट्टे V हो जाएगा, यानी इसके समानुपाती हो जाएगा परासरण दाब। अब V को भी हमने क्या मान लिया बच्चों? V को भी क्या मान लिया हमने? स्थिर मान लिया। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू NV, यानी जो परासरण दाब होगा वो मोलों की संख्या के समानुपाती होगा। अब मोलों की संख्या किसके समानुपाती होती है बच्चों? कणों की संख्या के। कणों की संख्या क्या होती है? N0। क्या होती है? N0। पाई इज प्रोपोर्शनल टू N0। N0 क्या होती है बच्चों? कणों की संख्या। तो जब ये कणों की संख्या के समानुपाती है, अब यहाँ परासरण दाब पर आकलन करते हैं। जैसे यहाँ हमने 4 मॉलिक्यूल्स डाली थी, तो ये परासरण दाब इन 4 अणुओं के बराबर ही होगा, इन 4 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 4 की कितनी हो गई बच्चों? 8। तो परासरण दाब का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। परासरण दाब का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। कणों की संख्या बढ़ेगी तो परासरण दाब बढ़ेगा, तो यहाँ पर 8 के बराबर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है कि हमने 4 अणुओं डाली थी और संगुणित होकर के क्या हो गई? 2-2 रह गई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि परासरण दाब का मान भी घट जाएगा, क्योंकि कणों की संख्या घट गई है। तो मतलब इस तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है बच्चों? परिवर्तन आ जाता है। क्या आता है? परिवर्तन। तो ये जो ऐसे करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें प्राप्त होगी, इसको हम कहते हैं अपसामान्य गुणधर्म, है ना। अपसामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और जो मॉलिक्यूलर मास हमें प्राप्त होगा ऐसे, उसे हम कहते हैं अपसामान्य मोलर मास या अपसामान्य अणुभार, ठीक है बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि जब किसी विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो उसकी अणुएं या तो संगुणित हो जाती हैं या वियोजित हो जाती हैं, तब उसका जो वास्तविक अणुभार होता है, वो वास्तविक अणुभार और ये अनुसंख्यक गुण से जो हमें प्राप्त होगा अणुभार, वो क्या आएगा? अलग अलग आएगा, भिन्न आएगा उससे। यानी वास्तविक अणुभार अलग होता है उसका, तो अणुभार में क्या हो जाता है? थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अपसामान्य अणुभार कहेंगे। यानी जब किसी विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो उसकी अणुएं
संगुणित हो जाएं या फिर वियोजित हो जाएं, तब उसका अणुभार उसके वास्तविक अणुभार से क्या आता है बच्चों, अलग आता है। उसके वास्तविक अणुभार से क्या आता है, अलग आता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अपसामान्य अणुभार कहते हैं बच्चों। तो आइए इस चीज को हम नोट करेंगे। पहले लिखेंगे जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय की अणुएं संगुणित या वियोजित हो जाती हैं जिसके कारण अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर उसका अणुभार वास्तविक अणुभार से क्या होता है बच्चों, भिन्न आता है ना, भिन्न होता है जिसे अपसामान्य अणुभार कहते हैं। अपसामान्य अणुभार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, अपसामान्य अणुभार। अर्थात मतलब जब किसी विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसकी अणुएं या तो संगुणित हो जाती हैं या फिर वियोजित हो जाती हैं, तब उसका जो अणुभार होता है ना बच्चों, वो उसके रियल अणुभार से क्या आ जाता है, बिल्कुल अलग आ जाता है। या तो कम आएगा या फिर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, असामान्य मोलर द्रव्यमान या फिर असामान्य मोलर अणुभार कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब जो ये अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं बच्चों, यहां पे लिखेंगे चूंकि अणुसंख्य गुण धर्म ये समानुपाती होते हैं बच्चों, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं ना। ये किस पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर, है ना। यानी अणुसंख्य गुणधर्म क्या, विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। अब इसलिए जो होता है मोलर द्रव्यमान या मोलर अणुभार, इस अणुभार लिख सकते हैं हम बच्चों, क्या लिख सकते हैं इसको, अणुभार, है ना। तो ये समान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा 1/, अणुसंख्य गुणधर्म के बच्चों, अणुसंख्य गुणधर्म के, किसके समानुपाती होगा, अणुसंख्य गुणधर्म के। और अणुसंख्य गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो हम ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, विलेय के कणों की
संख्या भी लिख सकते हैं कि मोलर द्रव्यमान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 विलेय के कणों की संख्या भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये है बच्चों अब सामान्य अणुभार। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बार्नट हॉफ फैक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? बार्नट हॉफ फैक्टर। तो उससे पहले ये अपनी नोटबुक पर नोट करिए आप। तो प्यारे बच्चों अब पढ़ने वाले हैं हम बार्नट हॉफ गुणांक, यानी बार्नट हॉफ गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं बार्नट हॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? बार्नट हॉफ फैक्टर। बार्नट हॉफ फैक्टर होता क्या है बच्चों? बार्नट हॉफ गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों बार्नट हॉफ फैक्टर। बार्नट हॉफ फैक्टर, और इसको बच्चों आई से प्रदर्शित करते हैं हम। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो बार्नट हॉफ गुणांक का उपयोग हम कब करते हैं? आखिर में है क्या ये बार्नट हॉफ गुणांक? जब हम किसी भी विलेय को और किसी विलायक में घोलते हैं, मिलाते हैं, तब क्या होता है? तब उसकी अणुएं या तो संगुणित हो जाएं और या वियोजित हो जाएं। तब हम क्या करते हैं? उसका सही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्राप्त करने के लिए, मतलब उसका सही अनुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? बार्नट हॉफ गुणांक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना बच्चों। यानी कि आई बराबर, देखिए एक चीज और समझ लेंगे इसमें, जैसे संगुणित हो जाएगी अणुएं या वियोजित हो जाएंगी, अभी हमने बताया था अब सामान्य अणुभार में, तब उसका जो अणुभार है उसे हम अपसामान्य अणुभार कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसामान्य अणुभार। तब उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन। अच्छा, अगर हम एक वैल्यू वो होती है जो प्रयोग द्वारा निर्धारित करते हैं, प्रयोग द्वारा निर्धारित करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रेक्षित मान। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेक्षित मान। और एक वैल्यू वो होती है जिसको हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, जैसे कि हम डेल्टा टीबी बराबर निकालें। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है बच्चों? केबी गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए, है ना। अब यहाँ पे अगर हम विलेय की जो वैल्यू है कैलकुलेटेड करके निकालते हैं, है ना, या डेल्टा टीवी का मान परकलित करके निकालते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन बोलते हैं। कैलकुलेशन को हिंदी में बोलेंगे परकलित मान। क्या बोलेंगे? परकलित मान। तो प्रेक्षित मान, किसी भी अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान और अनुसंख्यक गुणधर्म का परकलित मान का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? बार्नट हॉफ फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्नट हॉफ फैक्टर कहते हैं। तो आइए इसके लिए फॉर्मूले बनाते हैं। आई बराबर अनुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान कौन सा होता है बच्चों? जो प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है। प्रेक्षित मान बटे अनुसंख्य गुण का परकलित मान। इस परकलित मान को हम सामान्य मान भी कहते हैं बच्चों, परकलित मान, ठीक है। अब यही चीज हम अब इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, यानी अनुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान और अनुसंख्यक गुण का परकलित मान, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? बार्नट हॉफ गुणांक कहते हैं। ऐसे ही हम आई बराबर, अगर परासरण दाब के लिए करें, परासरण दाब के लिए, तो एक तो परासरण दाब हम प्रयोगों द्वारा निर्धारित करते हैं, जैसे बर्कले हार्टले विधि है ना, तो प्रयोगों द्वारा निर्धारित करते हैं, और एक कैलकुलेशन करके परासरण दाब का सूत्र लगा करके जो हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे उसे बोलेंगे हम कैलकुलेटेड वैल्यू अर्थात परकलित मान, और एक प्रयोगों द्वारा निर्धारित करेंगे। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वही आपका बार्नट हॉफ फैक्टर होगा। यानी आई बराबर, जो परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई प्रेक्षित बटे पाई परकलित। ऐसे ही बच्चों हम जो है टीबी के लिए बात कर सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन के लिए भी बात कर सकते हैं। यानी आई बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी
क्या प्रेक्षित बट्टे डेल्टा टीवी क्या आएगा, परकलित। परकलित। ऐसे ही बच्चों हम डेल्टा टीएफ के लिए भी बात कर सकते हैं, हिमांक में अवनमन के लिए भी बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हिमांक में अवनमन के लिए। तो आई बराबर डेल्टा टीएफ प्रेक्षित बट्टे डेल्टा टीएफ परकलित। परकलित। अच्छा, अभी हम और निकाल सकते हैं। जैसे हम किसी विलेय को विलायक में जब घोल रहे हैं तब उसकी अणु संगुणित हो जाए या वियोजित हो जाए, है ना, तब भी एक आई का फॉर्मूला निकल के आ सकता है। यानी आई बराबर संगुणन या वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या। संगुणन या वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों की कुल संख्या। अब ये कैसे निकालते हैं आई का मान बच्चों, इसके लिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास NaCl है, क्या है बच्चों, NaCl। तो NaCl जब डिजोल्व होगा तो ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस बनाएगा, और तब हम आई का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बच्चों, आई का मान निकालेंगे तब, यानी संगुणन या वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या। अब संगुणन तो हुआ नहीं है, इसका क्या हुआ, वियोजन। तो वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी हो गई, 2, और संगुणन या वियोजन से पहले कणों की संख्या कितनी थी, 1। तो इन दोनों का अनुपात यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 बटे ये कितना है, 1, तो कितना आएगा, 2। ऐसे करके हम आई का मान निकाल लेते हैं बच्चों। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, हमारे पास CaCl2 है बच्चों। तो ये किसमें टूट जाएगा, Ca+2 टाइम्स Cl माइनस। तो यहां पर अगर हम आई का मान निकालेंगे तो 2 और 1 3, कितनी अणुएं हो गई, 3। तो 3 बट्टे कितना आ जाएगा, 1। ये तो कितनी है, 1 ही है। तो आई का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम आई का मान निकाल सकते हैं। अब इसकी परिभाषा हम कितने प्रकार से बना सकते हैं बताइए। देखिए, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या और संगुणन या वियोजन से पहले कणों की कुल संख्या के अनुपात को बांटॉफ गुणांक कहते हैं। ये परिभाषाएं तो आप बना बना के लिख सकते हो अपने आप ही। संगुणन या वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या और संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, बांटॉफ गुणांक कहते हैं। डेल्टा टीएफ के प्रेक्षित मान और डेल्टा टीएफ के परकलित मान के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, बांटॉफ गुणांक कहते हैं। डेल्टा टीवी और डेल्टा टीवी के प्रेक्षित मान और डेल्टा टीवी के परकलित मान के अनुपात को क्या कहते हैं, बांटॉफ गुणांक कहते हैं। इस तरह से ये सभी डेफिनेशंस तुम लोग बना सकते हो। तो पहले इसको नोट करिए बच्चों। तो अब बात करते हैं कि यदि हमने किसी विलयन में कोई विलेय घोला है और घुलने के बाद वो संगुणित हो जाए या फिर क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, तब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। जैसे हमारे पास पहली देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाई है, बाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो पहला है बाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, P0A माइनस PS बटे P0A बराबर क्या होता है बच्चों, चाइवी। तो अब जब कोई विलेय में ऐसा घुला जो संगुणित हो रहा है या वियोजित हो रहा है, तब हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे सही सही बच्चों। तो यहां पर हम आई से गुणा कर देंगे, आई इंटू चाइवी कर देंगे बच्चों, है ना। तो इस फॉर्मूले को हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं, यानी या करके कि P0A माइनस PS बटे P0A बराबर आई इंटू WB गुणा MA
हमने लिखवाया था आपको, बटे MB गुणा WA, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी क्या थी बच्चों, डेल्टा TB बराबर हमने आपको पढ़ाया था KB गुणा स्मॉल m, मतलब मोललता। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, I से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, I से गुणा, यानी I इंटू KB इंटू M। ऐसे ही तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी क्या थी बच्चों, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता, है ना। यहां पर भी हम क्या करेंगे, I से गुणा कर देंगे बच्चों। किससे गुणा कर देंगे, I से। तो I इंटू KF इंटू M, ये तीसरी है बच्चों। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी आपकी क्या थी, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी आपकी परासरण दाब, पाई बराबर NRT, पाई बराबर पाई इंटू V बराबर NRT, है ना। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं ना बच्चों कि पाई बराबर क्या, C इंटू RT, C इंटू RT, ऐसे भी लिख लेते हैं। ये तो फॉर्मूला हमने कई रूपों में बनाया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, I इंटू CRT कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे, I इंटू CRT। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई बराबर I इंटू R गुणा T गुणा WV गुणा 1000 बटे MB गुणा V इन ml। ठीक है बच्चों, ये आपका परासरण दाब के लिए हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये आपका वांटो फैक्टर है। इन सारे सूत्रों से आप न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझ सकते हो बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।